Welcome, dear students. As you know that we are discussing about the various achievements of the Gregor John Mendel, the father of genetics. उसकी कामयाबी जो मेंडल की थी तो उसके पीछे जो बड़े राज थे या उसकी कामयाबी के पीछे जिन चीज़ों को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है उनमें एक बड़ी बात ये थी कि उसने पी की सिलेक्शन की थी। गार्डन पी आप बोलिए या एडिबल पी, जो पी हम खाते हैं, मटर जिसको बोलते हैं, पाइसम स्टाइवम जिसका बॉटनिकल नेम है, तो ये भी मेंडल की एक बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने इस प्लांट को सिलेक्ट किया है। अब देखिए कि मेंडल ने पहले उसकी नियर अबाउट 34 वेराइटीज़ ले ली थी अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेटर ऑन उनको 22 तक पहुंचाया। फिर लास्ट में उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है उनको उसने सिलेक्ट किया है। अब वो 7 कैरेक्टर्स क्या है हम ज़रा देख लेंगे इसको। Now it is the contrasting characters noted by Mendel in P, that is the Pisum stamum, जो इसने अपने रिजल्ट जो उसके सामने थे उन रिजल्ट की बुनियाद पर मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स P के देखे हैं कि उनका इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, तो वो 7 कैरेक्टर्स ये थे। नाउ फर्स्ट इट वाज द फॉर्म ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड जिसको हम कहेंगे, उसकी दो शेपें थी, एक तो राउंडेड था और दूसरा उसने रिंकल्ड लिया है। और जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो उसने देखा है कि राउंडेड सीड जो है ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड सीड के ऊपर। किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। डोमिनेंट को हमने यहाँ, राउंड को हमने आर, कैपिटल आर से दिखाया है और रेसेसिव को हमने स्मॉल लेटर से दिखाया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम हमेशा या डोमिनेंट ट्रेट को हम हमेशा कैपिटल में दिखाते हैं और रेसेसिव को स्मॉल लेटर में हम दिखाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो था दैट वाज द कलर ऑफ द कोटलीडेंस। कोटलीडेंस जो है उसके कलर के बारे में था। यहाँ पर उसने देखा कि येलो जो है इट वाज फाउंड डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। येलो जो था कोटलीडन कलर वो डोमिनेंट था किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। उसके बाद कलर ऑफ द फ्लावर, नेक्स्ट फ्लावर का कलर जो है वो कैसा है, 2 कलर उसने लिए हैं उसमें। अब देखिए कि दोनों कलर क्या है, यहाँ पर जो हमने देखा है कि रेड कलर जो है या पिंक जिसको हम बोलते हैं, इसने देखा कि ये डोमिनेंट है। और वाइट कलर पर तो ये फ्लावर के 2 कलर उसने लिए हैं। देन शेप ऑफ द पॉड, पॉड जो होती है, ठीक है ना, पॉड जो होती है इसकी पी की, तो उसकी उसने शेप ले ली है, शेप करेक्टर लिया है। उसकी 2 एक्सप्रेशंस है, इन्फ्लेटेड यानी स्मूथ जो है एंड द कंस्ट्रक्टेड। और यहाँ पर उसने देखा कि इन्फ्लेटेड जो है, स्मूथ जो है, इट वाज फाउंड डोमिनेंट ओवर द कंस्ट्रक्टेड शेप। उसके बाद कलर ऑफ द पाउड, इसी पाउड का उसने कलर ले लिया है। अब कलर में क्या देखा गया कि ग्रीन जो है, green color was found dominant. It is the pod color here, green. It was found dominant over the yellow color of the pod. अब नेक्स्ट जो था दैट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर जो है ये स्टेम पर 2 जगहों के लिए ज़्यादा निकलता है, जो कि हम देखते हैं, एक तो टिप एपिकल पोजीशन पर है, दूसरा लेटर एक्सिलरी साइड्स पर है। तो इसके एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि एक्सिलरी साइड फ्लावर जो है एक्सिलरी पोजीशन पर वो डोमिनेंट है और द टर्मिनल जो कि एपिकल पोजीशन पर है। उसके बाद हाइट उसने ली है, हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट में क्या उसने देखा कि टॉल जो है दैट वाज फाउंड डोमिनेंट ओवर द दीवार, ठीक है ना। ये हम जानते हैं अक्सर क्लास हमने इसी के किए हैं, दिस वाज द कैपिटल टी एंड दिस इज द स्मॉल टी। तो ये 7 कैरेक्टर जो है ये मेंडल ने किसके, कहाँ पर देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं अपने ये वर्क जो उसने किया, एक्सपेरिमेंट जो उसने पी के ऊपर किया है। तो उसके बाद जो
फाइनली में 7 ये क्या हम के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, जो उसने नोट किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, कौन है डोमिनेंट कौन है रिसेसिव, तो वो ये 7 कैरेक्टर्स थे। फॉर्म ऑफ द सीड, कलर ऑफ कोटिलीडनस, देन द कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड द हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये 7 कैरेक्टर उसने लिए हैं। फिर डोमिनेंट और ये रिसेसिव जो है एक्सप्रेशंस है, तो इसको जब उसने उनको पूरी तरह ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ये हमारे सामने ये 7 ये कंस्ट्रक्ट क्या है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, उनकी डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो थी, वो हमारे आपके सामने है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। नाउ जो डाटा उसने ऑब्टेन किया है मेंडल ने F2 प्रोजीनी में इस स्पाइसम स्टेम पर, वो ये था। देखिए ये कैरेक्टर है, डोमिनेंट कितना है, डोमिनेंट किस बुनियाद पर उसने कहा उसको, रिसेसिव किस बुनियाद पर कहा, वो रेशो क्या था। जब उसने लेंथ ऑफ प्लांट को देखा अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो 787 जो थे वो टाल आ गए, ये आप कैपिटल टी से या स्मॉल कैपिटल डी से दिखा सकते हैं। और सिर्फ 277 जो है ना वो डिवार्फ हमारे पास रिजल्ट आए, दैट वाज स्मॉल टी और स्मॉल डी। रेशो जो था वो 2.84:1 था। यानी 2.84 जो है वो आ गई, दैट वाज नियर अबाउट 3 जो है वो टाल आ गए थे, और 1 जो था वो डिवार्फ यानी 3:1 रेशो आ गया था। इस बुनियाद पर उसने इसको टाल को कहा कि डोमिनेंट है। अब फ्लावर पोजीशन में आप देख लीजिए, फ्लावर पोजीशन में उसके रिजल्ट 651 जो थे वो एक्सेल पर आ गए हैं, ए कैपिटल आर टी कैपिटल, इनके जीनोटाइपिक एक्सप्रेशंस है। और सिर्फ 207 जो है वो टर्मिनल वाले या एपिकल फ्लावर्स थे जो रिजल्ट्स में आ गए, दैट वाज 3.14:1, यानी 3 से थोड़ा ऊपर के 3:1 हम रैंडमली कह सकते हैं। इस बुनियाद पर एक्सल पोजीशन को डोमिनेंट कहा गया है। अब हम नेक्स्ट में देख लीजिए, दैट इज द शेप ऑफ द पॉड। 882 इन्फ्लेटेड आ गए, कैपिटल आई और कैपिटल सी। 229 वो कंस्ट्रक्टेड थे, स्मॉल आई और स्मॉल सी। द रेशियो वाज अगेन 2.91, दैट इज नियर अबाउट 3:1। सो इस बुनियाद पर फिर हम कहेंगे कि इन्फ्लेटेड शेप जो पॉड की है, दैट इज द डोमिनेंट ओवर द कंस्ट्रक्टेड शेप। अब कलर ऑफ पॉड अब जरा देख लीजिए, इसका रिजल्ट जो इसने लिया है उसमें जो इसके पास डेटा था वो 4 to 8 जो था वो ग्रीन थे, कैपिटल जी और कैपिटल वाई से आप दिखा सकते हैं उनको। सिर्फ 152 येलो थे, स्मॉल जी और स्मॉल वाई, दैट मीन्स अगेन इट वाज नियर अबाउट 3:1, दैट मीन्स 2.82। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैरेक्टर जब उसने एनालाइज किया है, तो दैट वाज द शेप ऑफ द सीड। हियर 5474 सीड जो थे वो राउंडेड आ गए, उसके एक्सपेरिमेंट्स में राउंडेड थे F2 जनरेशन पर। तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो इनके ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन थी। वायर एज 1850 जो थे वो रिंकल्ड आ गए, अगेन नियर अबाउट 3:1 रेशो। फिर यहाँ पर साबित हुआ कि राउंडेड जो है सीड शेप में, दैट इज द वो क्या सॉरी शेप ऑफ द सीड जो है उसमें राउंडेड जो है वो डोमिनेंट हुए किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। कोटिलीडनस, अब देखिए कोटिलीडन कलर के अंदर क्या है, 6022 जो वो येलो आ गए, 2001 जो थे वो ग्रीन आ गए, फिर 3:1 रेशो हमारे सामने आ गया। देन इट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर, 705 वो वायलेट आ गए। आप वी से कैपिटल आर से कैपिटल डब्ल्यू से इनको दिखा सकते हैं। 224 only they became the white. It is the we can say we are noting them, we have denotes these characteristics are the genes by the small v, small r, then the small w, then again it is randomly 3:1 ratio. So average trait steady जो थी that was 2.98, that is 3:1। तो ये रिजल्ट जो मेंडल के सामने आए, इससे उसने ये जो उसने डाटा कलेक्शन की है, उसने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये कैरेक्टर्स है, जैसे प्लांट लिंगथ में टाल,
फ्लावर पोजिशन में एक्सेल, शेप पॉड शेप में इन्फ्लेटेड, पॉड कलर में ग्रीन, सीड शेप है राउंड, कॉटलिडन कलर में येलो एंड फ्लावर कलर में वायलेट जो है या रेड भी हम कहेंगे, दे वर फाउंड डोमिनेंट ओवर this dwarf terminal constructed yellow wrinkled green and white expressions, and the general ratio was 3:1. That was the ratio of the law of dominance. It is a phenotypic ratio. Now the selection of P, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि P जो है ये कैसे मेंडल ने सिलेक्ट किया है पाइसम स्टाइवा। इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चूंकि मेंडल जो है वो उस मॉनेस्ट्री में रहता था, अब वो मॉनेस्ट्री में सुबह अपने कमरे से निकलने के बाद एक गार्डन के बीच में से निकल के अपनी क्लासेस के लिए चला जाता था, तो वहाँ पर उसकी इंटरेक्शन जो है वो पी के साथ हुई है। कहीं न कहीं पर पी उसके बहुत ईजी था, सामने था, तो उसने उसको ले लिया है, उसने उसको अडॉप्ट किया है। कहीं पर ये भी सच कहते हैं कि शायद पी चूँकि वहीं पर उगता था, वहीं पर उसको कल्टिवेट किया जाता था, वहीं पर उसको हम कहेंगे कंज्यूम भी किया जाता था, और ये वो उस टाइप का कि पल्स है, या उस टाइप की हम कहेंगे कि एक फूड है जो कि बड़े अट्रैक्टिव है, बड़ा ईजिली अवेलेबल है। शायद उस वजह से भी मेंडल का झुकाव पी की तरफ हुआ है। लेकिन बॉटनिकली भी कुछ चीज़ें हैं पी में। अब देखिए कि जॉन गोज जो था, ही हैड ऑलरेडी वर्कड ऑन गार्डन ऑफ द एडिबल फीड। जॉन गोज ने हाइब्रिडाइजेशन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट इससे पहले किए थे, और उसने भी पाइसम स्टेवन पर काम किया था। आपको याद भी होगा जब वियना यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन के लिए मेंडल गया था, तो वहाँ पर जो बहुत से साइंटिस्ट जो इस वक्त काम कर रहे थे, उनके ज़रिए उसने देखा कि कुछ लोग हाइब्रिडाइजेशन पर काम करते थे, तो वहाँ भी वो चूँकि वो ज़्यादातर एनिमल हाइब्रिडाइजेशन पर काम करते थे, लेकिन वहाँ से भी उसको कहीं न कहीं इंटरेस्ट पाइसम स्टाइवम से हुई है। और जॉन गोज से भी उसके रिजल्ट्स देखकर, उसका काम देखकर क्या है कि मेंडल ने भी इसी प्लांट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद प्योर वेराइटीज ऑफ पी वो इजीली अवेलेबल इन द गार्डन। जो मैंने पहले कहा था कि पी की डिफरेंट वेराइटीज, बल्कि प्योर वेराइटी जो थी वो वहाँ पर गार्डन में उसके पास और मोनेस्ट्री के गार्डन में ऑलरेडी अवेलेबल थी। Then life cycle of pea plant is of a few months, so that results can be seen quite easily. जब हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए चले जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कब तक फिनिश कर लेंगे, और हर कोई ये कोशिश करता है कि उसका एक्सपेरिमेंट जो है एक शॉर्ट टाइम में फिनिश हो जाए, ताकि वो रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंपेयर कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या है ना कि अपनी जो तहकीक है उसको आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि प्लांट वेराइटीज़ में चूँकि ये सीजनल होती है, कोई महीने के लिए होती है, कोई अगर पेरिनियल प्लांट लेगा तो उम्र के लिए होता है। तो ऐसे में जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स पर, उन क्या कहते हैं कि जीन्स पर की जाती है, उन स्पीशीज़ पर की जाती है जिनका लाइफ स्पेन बड़ा शॉर्ट हो और रिजल्ट्स क्विकली आ जाएं। सो ये भी है दैट लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट इज़ अ फ्यू मंथ्स। वो चंद महीनों का लाइफ साइकिल होता है, और इसमें रिजल्ट जो है ना, कभी कभी आपको एक साल में 2 बार भी आपके 2 प्रोजीनीज भी आप हासिल कर सकते हैं। किसके? पी के। और आपको एक ही साल में 2 रिजल्ट्स आपके सामने होंगे जो आपको कंपेयर कर सकते हो। तो ईज़िली अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि मेंडल ने उसको भी सिलेक्शन में इसने मदद की है कि उसने पी को आगे बढ़ाया। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है बॉटनिकली। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड फ्लावरिंग नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। देखिए अगर आप पी प्लांट का फ्लावर देख लेंगे तो बिल्कुल फ्लावर जो है उसके कॉर्पल्स ये क्या है कि स्टैमेंस वगैरह जो है बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों कार्पल और स्टेमन एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर ये कहो कि नॉर्मली सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और वो भी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। इस तरह पेटल्स उसको
अंदर की स्ट्रक्चर उसको कवर करती है। ये एक बड़ी बात है कि जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन की है यहाँ पे, तो नेचुरली जो रिजल्ट्स है वो भी बड़े ज़्यादातर प्योर ही आ गए। फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली। जब उसे क्रॉस पॉलिनेशन की है, ये उसने अपने हाथ से की है, ये नेचुरली नहीं हुआ, वो मैनुअली क्रॉस पॉलिनेशन की है। इस पर हम आगे उसकी टेक्निक्स पर बात कर लेंगे, जहाँ पर आप बड़े आराम से मैं बताऊंगा कि वो उसकी क्रॉस पॉलिनेशन करने का तरीका जो कैसा था। सेल्फिंग जो मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, वो किस टाइप की हुआ करती थी। सो द फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेट ओनली मैनुअली। यहाँ पर नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती थी, वो सेल्फ पॉलिनेशन होती थी, लेकिन मैनुअली यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करके हम अपने मनपसंद रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। Pea plant has 7 contrasting characters that explain genetic inheritance। क्योंकि जो पहले हमने 7 कैरेक्टर्स देखे हैं पी प्लांट के अंदर, 7 ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, ये इस चीज़ में बड़े मददगार होते हैं कि हम जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है, हेरिडिटी जो है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो है, उसको हम बड़े आराम से क्या है कि समझ सकते हैं। अब बात है कि मेंडल की अचीवमेंट्स क्या है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द कमिंग लेक्चर। इट इज़ आई कैन say that it is enough for today. Very two important things have been discussed today. First, it was the 7 contrasting characters of the P, then the selection of the P. Thanks.